और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यथासमय रोचते विश्वम चैप्टर के कंप्लीट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस कराऊंगा बस आपको इतना ही क्वेश्चंस करना है, इससे बाहर आपका एक भी कुछ भी नहीं आएगा। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है यथासमय रोचते विश्वम और इस चैप्टर के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। देखिए लेखक का नाम आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग एक बार देखेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से क्यों की है। मतलब यहाँ पर लेखक ने कवि का जो तुलना किया है प्रजापति से क्या है तो क्यों किया है आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से इसलिए की है क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि करना है। ठीक है, इसीलिए लेखक ने कवि का जो तुलना किया है प्रजापति से किया है। फिर आगे देखिए, कवि भी प्रजापति की तरह जैसा चाहे वैसे ही सृष्टि का निर्माण करता है। कवि अपने काव्य की रचना करके समाज में परिवर्तन ला देता है। देखिए जैसे ब्रह्मा जो है, भगवान ब्रह्मा जी जो है ये सृष्टि करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो कवि है वह भी सृष्टि करते हैं, अपनी रचना का सृष्टि करते हैं, अपने काव्य का सृष्टि करते हैं। इस प्रकार से अपने काव्य को इतने बेहतरीन ढंग से लिखते हैं कि समाज में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए लेखक ने कवि का जो तुलना किया है प्रजापति से यानी कि ब्रह्मा जी से किए हैं। फिर आगे चलिए, इसका जो अगला पॉइंट है, यहाँ पर अगला पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रजापति संसार को शारीरिक आकार देते हैं, कवि संसार को अपने काव्य द्वारा भावात्मक आकार प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर जो ब्रह्मा जी जो है यानी जो भगवान ब्रह्मा है वे संसार को शारीरिक आकार देते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि जो है ये संसार को भावात्मक आकार देते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जिन भावों को कवि समाज के हित के लिए उपयोगी समझता है उसे अपने काव्य में अंकित कर लोगों तक पहुंचाता है। देखिए कवि को जो भी चीज अच्छा लगता है, जो मतलब लगे कि मतलब समाज के हित के लिए है, इससे समाज में परिवर्तन होगा, तो उस चीज को कवि अपने काव्य में अंकित करता है, उसमें लिखता है और हर एक चीज को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। इसके बाद हमारे पास जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इस प्रचलित धारणा के विरोध में लेखक ने क्या तर्क दिए हैं। चलिए भाई इसको हम लोग देख लेते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, इसको लेकर यहाँ पर जो जो तर्क दिया गया है यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक इस धारणा को गलत बताता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। मतलब लेखक बोलता है कि ये जो बात है ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, इस धारणा को लेकर गलत बताता है। वह कहता है कि यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात न उठती। कवि को प्रजापति का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि उस समाज को बदलने के लिए नए संसार की रचना करता है। मतलब यहाँ पर ये जो कथन है, ये जो बात है, ये जो धारणा है, इसको लेखक गलत बताता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर होगा कि कवि ने दुर्लभ गुणों को एक ही व्यक्ति में इसलिए दिखाया ताकि वह दिशाहीन युवक दिशा दिखा सके। मतलब जो दिशाहीन युवक है जिसको पता ही नहीं कि हमें किस दिशा में जाना है, तो दिशाहीन युवक दिशा दिखा सके, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में मिलना संभव नहीं है जो सभी दुर्लभ गुणों से परिपूर्ण हो, जबकि कवि अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा निर्माण कर सकते हैं। देखिए इस दुनिया में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसमें हर एक प्रकार का गुण हो। मतलब आदमी है, इसका मतलब उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई दोष होगा ही, मतलब हर एक प्रकार का गुण उसके अंदर नहीं होगा। इसलिए कवि बोलता है कि ऐसा आदमी मिलना संभव है ही नहीं, इसलिए वह खाली कल्पना कर लेता, सोच लेता है। वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाने के पीछे कवि प्रजापति की तरह नई सृष्टि करता है। इस कार्य से कवि नए संसार की रचना करता है। ये हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग इसको नोट करिए। पीडीएफ भी आप लोगों को आज कंप्लीट मिल जाएगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या देखिए कि साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं है, वह उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि साहित्य का उद्देश्य केवल थके हुए मन के लिए विश्रांति यानी कि थकान दूर करना ही नहीं है, बल्कि वह निराश व्यक्ति को उत्साहित कर उसके मन में आशा का संचार करता है।
यहाँ पर देखिए साहित्य का उद्देश्य क्या है। साहित्य का यहाँ पर उद्देश्य ये नहीं है कि जो थका हुआ मन है, ठीक है, उसका थकान दूर करना, ये इसका मकसद नहीं है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। बल्कि यहाँ पर जो साहित्य है, साहित्य का जो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, जो निराश व्यक्ति है ना, जो निराश व्यक्ति है उसके मन में उत्साह भरना, उसके मन में उत्साह का संचार करना, यह है साहित्य का मतलब, साहित्य का उद्देश्य। वह कायरों को साहसी बनाने का हौसला देता है। जो कायर है ना भाई, जो कायर है, जो डरपोक है, उसको साहसी बनाने का यहाँ पर हौसला प्रदान करता है। साहित्य मनुष्य के हताश मन में आशा का संचार करता है, उसे नई शक्ति देता है, जीवन में नया प्रकाश देने का काम साहित्य का है। देख लीजिए साहित्य क्या क्या करता है, यहाँ पर नई शक्ति देता है, जीवन में नया प्रकाश देता है, ये सब का काम यहाँ पर जो भी ये काम है कौन करता है, ये साहित्य का उद्देश्य, साहित्य इस काम को करता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है, कथन की समीक्षा कीजिए। देखिए मानव संबंध जो है, मानव का जो रिलेशन है उससे परे हमारा साहित्य नहीं है। इस कथन के बारे में आपको बताना है कि इस कथन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, एक कवि या लेखक मानव है। देखिए भाई जाहिर सी बात है, जो भी हमारा कवि होता है या फिर जो लेखक होता है वो क्या, एक तो मनुष्य ही तो है, एक मानव ही तो है, वह भी मानव संबंधों से परिचित है। उसका भी माँ, बहन, भाई, माता पिता, दादा दादी, पति एक्चुअल में पत्नी, ठीक है, बाल बच्चा, बहुत कुछ हो सकता है ना, मतलब उनका भी रिलेशन है, उसका भी परिवार है। ऐसा कोई साहित्यकार नहीं है जो मानव संबंधों से परिचित नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई साहित्यकार नहीं है, ऐसा कोई कवि या फिर ऐसा कोई लेखक नहीं है जिसका मनुष्य से रिलेशन ना हो, संबंध ना हो। मनुष्य के जीवन का आधार ही है ये मानव संबंध। कोई किसी का मित्र है तो कोई माता पिता, कोई भाई बहन तो कोई पुत्र पुत्री इत्यादि ही मानव संबंधों की एक श्रृंखला है। अतः इस कारण साहित्य की रचना करने वाला जब साहित्य का निर्माण करता है तो साहित्य से इन्हें अलग करना संभव नहीं है। एक कवि या लेखक रचना में इन मानव संबंधों के बारे में तभी उल्लेख करता है जब वह आहत होता है। आप देखे होंगे कि यहाँ पर हिंदी में कई प्रकार के एकदम लव स्टोरी वाले या फिर बहुत तरह तरह के हमें यहाँ पर रचना मिल जाता है, जैसे कहानी हो, कविता हो। तो जाहिर सी बात है, देखिए जो भी मतलब कभी कभार आत्मकथा भी मिलता है, तो जो भी कवि या फिर जो लेखक होता है ना, उसके टाइम पीरियड में, उसके समय अंतराल में कुछ न कुछ चीज जरूर घटित होता है और उसी चीज को वह अपने शब्दों में अच्छे तरीके से लिखता है। आगे चलिए, आगे क्या है, जब वह आहत होता है या प्रसन्न होता है, जब खुश होता है तब भी वह लिखता है, जब वह दुखी होता है तब भी वह लिखता है। उसके इन संबंधों की छाया उसके साहित्य में स्वतः ही पड़ जाती है। इस तरह से वह साहित्य के माध्यम से इनका सुंदर मूल्यांकन करता है। अतः कवि या लेखक के संतोष तथा असंतोष का आधार यह मानव संबंध को मानते हैं। अतः साहित्य मानव संबंधों से परे नहीं है बल्कि उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों जुड़ा हुआ है आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि भाई जो हमारा कवि होगा या फिर जो लेखक होगा वो भी तो मानव ही है, मनुष्य ही तो है ना, इसीलिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या देखिए कि 15वीं 16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने मानव जीवन के विकास में क्या भूमिका निभाई। इसका उत्तर हो जाएगा कि 15वीं 16वीं सदी को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, इनके सोने का युग माना जाता है। इस काल में जितना उच्च कोटि का साहित्य मिलता है उतना शायद ही और किसी युग में मिले। मतलब देखिए ये जो टाइम पीरियड है 1516 वाला, ठीक है, इसमें ऐसा साहित्य का रचना हुआ है ना जो किसी भी युग में नहीं मिलता है। इस समय में सबसे अधिक संत कवि हुए। ये कवि मात्र भक्ति के कारण उदय नहीं हुए थे बल्कि समाज में बाहरी शासकों के शासन से जो अशांति, देखिए ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ऐसे बहुत सारे कवि थे जो कि संत थे। जो क्या थे? संत थे। अब देखिए जब संत का मतलब यहाँ पर आप ये नहीं सोचिए क्यों केवल भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त के अलावे, ठीक है, वो जब अगल बगल में देख रहे हैं कि जो अशांति है, जो असंतोष है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो धार्मिक या फिर जो जाति भेदभाव है, ये सब को देखकर वे इस प्रकार से संत बने थे और जो भी ये सब जो चीज है ना इसको अपने काव्य में दर्शाते थे। तब ऐसे संत कवियों का उदय हुआ जिन्होंने न केवल जनता को सुख दिया बल्कि समाज के अनेक कुसंगतियों को हटाने का भी प्रयास किया। मतलब ये सब जो संत है ना, ये संत क्या किए, देखिए यहाँ पर केवल यहाँ पर सुख ही नहीं दिया बल्कि जो भी समाज में जो भी कुप्रथा था, जो कुसंगतियां था, उसको हटाने का काम किया। इसमें से जैसे कबीर हो गया, तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, मीराबाई हो गया, रसखान, नानक, घनानंद, नंददास, रहीम, नरोत्तम दास इत्यादि बहुत से कवि हुए। इनकी रचनाओं ने जनता में आशा, प्रेम, प्रसन्नता, सुख इत्यादि का संचार किया।
ठीक है, मतलब चारों तरफ एकदम वातावरण को एकदम अच्छे तरीके से कर दिया, कुप्रथा को दूर करा इन लोग, कुसंगतियां को दूर किया इन लोग। ठीक है, इस प्रकार समाज मुक्ति की ओर अग्रसर हुआ और लोगों में नई चेतना जागृत हुई, अपनी संस्कृति के प्रति आदर भाव बढ़ा। ये सब जो कवि थे ना, एक्चुअल में जो संत कवि थे ना, ये देश के प्रति, देश का जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, इस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार से दिया ना यहाँ पर अपने काव्य को, ताकि हर एक लोगों के मन में एक नया सोच, एक नई चेतना यहाँ पर जागृत हुई। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 यहाँ पर क्या देख लीजिए आप लोग कि साहित्य के 5 जन्य से लेखक का क्या तात्पर्य है। साहित्य का 5 जन्य मनुष्य को क्या प्रेरणा देता है। ये 5 जन्य क्या है भाई, सबसे पहले तो आप लोग इसको जान लीजिए, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है इसके बारे में। 5 जन्य कृष्ण के संघ का नाम था। देखिए कृष्ण जी, भगवान जो कृष्ण है, उनके संघ का नाम है 5 जन्य। इसकी विशेषता थी कि इसे फूंका एक स्थान से जाता था और ध्वनियां 5 स्थानों से बाहर आती थी। देखिए ये जो संघ था ना 5 जन्य, मतलब देखिए संघ यहाँ पर, ये जो 5 जन्य संघ था, इसको एक ही स्थान से फूंका जाता था, लेकिन 5 तरफ से आवाज निकलता था। अतः लेखक ने साहित्य के 5 जन्य कहकर साहित्य की विशेषता का वर्णन किया है। यह 5 जन्य संघ के समान है, जो जीवन से हार चुके व्यक्ति को अपने नाद से जागृत करता है। मतलब वैसे व्यक्ति जो अपने जीवन से हार चुका है, जो पूरी तरीके से डिप्रेशन में है, उनको यहाँ पर जागृत करता है। इसके अतिरिक्त यह मनुष्य को जीवन रूपी युद्ध भूमि में लड़ने के लिए प्रेरित करता है। साहित्य के 5 जन्य ने मनुष्य के मन में व्याप्त दुख, निराशा, हार, ठीक है, जैसे किसी के मन में दुख है, किसी के मन में निराशा है, किसी के मन में हार है, ठीक है, ये सब को एकदम उखाड़ फेंकता है। यह आज से ही नहीं, प्राचीन काल से मनुष्य की रक्षा कर रहा है। यह मनुष्य को कर्म करने के लिए उत्साहित करता है। जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, साहित्य का 5 जन्य उनका उपहास उड़ाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो मेहनत नहीं करते हैं, केवल केवल भाग्य के भरोसे रह जाता है कि अरे भाई जो भाग्य में वो होगा, भाग्य में जो है वो तो होगा ही, लेकिन भाई कर्म करो, काम करो, तभी फल मिलेगा। अगला क्वेश्चन 8 क्या है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि साहित्यकार के लिए सृष्टा और दृष्टा होना अत्यंत अनिवार्य है, क्यों और कैसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि साहित्यकार के लिए आवश्यक गुण है कि उसमें सृष्टा तथा दृष्टा दोनों गुणों का होना आवश्यक है। सृष्टा में वह नई रचनाओं की सृष्टि करता है, दृष्टा में वह समाज में व्याप्त सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्या को देखने की क्षमता रखता है। देखिए सृष्टा से क्या करता है भाई, सृष्टि करता है, नई नई रचना का सृष्टि करता है। और दृष्टा में क्या करता है भाई, उसका जो दृष्टि होता है ना, वो छोटे छोटे समाज में जो भी छोटा छोटा जो भी समस्या है उस चीज को देखता है। इस तरह वह समाज में व्याप्त प्रत्येक समस्या पर पैनी दृष्टि रखता है और उसे समाप्त करने के लिए नई रचनाओं का निर्माण करता है। यह रचना उन समस्याओं की जड़ पर प्रहार करती है और समाज में व्याप्त असंगति को समाप्त करती है। ठीक है, मतलब देख लीजिए सृष्टा माने सृष्टि करेगा, दृष्टा मतलब दृष्टि रखेगा, इस प्रकार से आप लोग जान लीजिए। इस तरह वह सुनहरे भविष्य का निर्माण करता है और आने वाला जो पीढ़ी है ना, हमारा आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य देता है। इसलिए कहा गया है कि साहित्यकार के लिए सृष्टा और दृष्टा होना अत्यंत अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग फटाफट नोट करिए। वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा था, आप लोग 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए और आप लोग PDF से भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।